We will discuss about the properties of molding sand. As the scenario is going, the cases of the COVID is increasing day by day, so you have to be careful about all the things, take proper precautions, and don't delay your studies through our channel and other YouTube special channels is please go through it and do your study. Okay, so कोई डरने की बात नहीं है, हम सब कंटेंट आपको यहाँ प्रोवाइड कराएंगे. ठीक है. ओके, तो मोल्डिंग सैंड प्रॉपर्टीज़ के अंदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे. प्रॉपर्टीज़ और भी हैं, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपके एग्ज़ाम्स में आती हैं, पूछी जाती हैं बार बार, इवन आपके वाइवा के अंदर, यूनिवर्सिटी वाइवाज के अंदर भी पूछी जाती है. एसएससी एग्ज़ाम हो आपका, ठीक है, उसमें भी ये प्रॉपर्टीज़ पूछते हैं. ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को पहले से पता होंगी क्योंकि हम जब 11th और 12th करते हैं, ठीक है, उसके अंदर फिजिक्स के अंदर भी हम ये चीज़ कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं. कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिनके इंग्लिश मीनिंग से ही आप उसका आइडिया लगा सकते हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ क्या बता रही हैं. ठीक है, तो आज जो हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे उनको एक बार देख लेते हैं. पोरोसिटी डिस्कस करेंगे एंड परमिबिलिटी, फ्लोएबिलिटी, कोलैप्सिबिलिटी, एडहेसिवनेस, कोहेसिवनेस और स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिवनेस, प्लास्टिसिटी, बाइंडिंग, ड्यूरेबिलिटी, फाइननेस एंड फाइनली बेंच लाइफ. ओके, दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोल्डिंग सैंड. क्लियर है. अब एक एक प्रॉपर्टी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे और उसके अंदर की जो कुछ और जो माइन्यूट चीज़ें हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, बहुत इजी है, घबराने की बात नहीं है. सिर्फ आपको क्या करना है, लेक्चर को ध्यान से देखना है. उसके बाद आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. वो सब चीज़ें आप लोग ऑलरेडी आई होप कर चुके हैं. जो लोग चैनल पे न्यू हैं, आई वेलकम यू ऑल ऑल्सो. ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं. ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे. अब इससे पहले देखते हैं कि मोल्डिंग सैंड प्रॉपर्टीज़ और ये मतलब इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, मोल्डिंग सैंड जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं यही सैंड की जो प्रॉपर्टीज़ हमारी कैविटी बनाने में हेल्प करेंगी. ठीक है, और इस जिस कैविटी के अंदर आप मोल्टन मेटल डालोगे, पोर करोगे, तो वहाँ पे अगर डिफेक्ट्स आ गए, वहाँ पे अगर कमियाँ रह गई कुछ भी, तो वो जो डिफेक्ट्स हैं आपके, वो जो कमियाँ हैं, वो जो ड्रॉबैक्स हैं, वो सारे के सारे आपको आपके मेन प्रोडक्ट के अंदर मिलेंगे. ठीक है, तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमारी जो मोल्डिंग सैंड है उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए. देखो, कोहेसिवनेस, ठीक है, एडहेसिवनेस, कोलैप्सिबिलिटी, फ्लोएबिलिटी, ड्राई स्ट्रेंथ, ग्रीन स्ट्रेंथ, परमिएबिलिटी, रिफ्रैक्टिवनेस. ठीक है, अब मोल्डिंग सैंड ही हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा भी तो हमारे पास कोई मटेरियल है जिससे हम परमानेंट मोल्ड बना सकते हैं. ठीक है, बट अब इसका बेनिफिट क्या है मोल्डिंग सैंड का. पहला तो इट इज़ इनएक्सपेंसिव, इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है. इजी अमाउंट के अंदर, बहुत ही मिनिमम एक्सपेंसेस के अंदर हमें ये अवेलेबल हो जाती है. प्लस इट इज़ ईजली रिसाइकल्ड एंड ईजी अवेलेबल. ठीक है, आप इसको रिसाइकल अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं. दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, इट टॉलरेट और स्टैंड अगेंस्ट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर. मतलब आप एक चीज़ देखिए कि जब आप ये, अगर आपका मोल्डिंग बॉक्स है, इसमें ये हमारा पैटर्न कैविटी हो गया हमारा. ठीक है, अब आप यहाँ पे आप मोल्टन मेटल को आप पोर कर रहे हैं. ठीक है, अब इतना हैवी टेम्परेचर पे, ठीक है, 2500 से लेके 3500-3600, तो डिपेंड करता है कि आपके मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या है. तो उतना टेम्परेचर यहाँ पे आ रहा है, तो ये जो सैंड, इसकी इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना कि इस लावा को, इस मोल्टन मेटल को, ये इसको विद स्टैंड कर सके, इसकी शेप खराब ना हो. ठीक है, तो एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे हमारी क्या होता है, मोल्डिंग सैंड स्टैंड करती है. ठीक है, उसकी शेप और साइज़ में कोई फ़र्क नहीं आता और हमें प्रोडक्ट जो मिलता है ईजी मिल जाता है. ठीक है, चलो अब बात करते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी का कि व्हाट इज़ फ्लोएबिलिटी. ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे कि फ्लोएबिलिटी होता क्या है हमारा. ठीक है, कैपेसिटी ऑफ आर सैंड टू फिल स्मॉल कैविटीज इन पैटर्न. ठीक है, फ्लोएबिलिटी क्रिएट अ मोर प्रिसाइज मोल्ड. मोर प्रिसाइज मतलब डायमेंशन को करेगा एंड देयरफॉर यूजफुल द डिटेल कास्टिंग. ठीक है, एबिलिटी ऑफ अ मोल्डिंग सैंड टू बिहेव लाइक अ फ्लूइड व्हेन इट रैम्ड कॉल्ड फ्लोएबिलिटी. इसका मतलब ये होता है कि जब हमारी मोल्डिंग बॉक्स के अंदर पैटर्न डाला आपने, यहाँ पे आप सैंड पार्टिकल्स डाल रहे हैं. अब जब आप रैमिंग कर रहे हैं, ऊपर से रैमिंग कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर से रैमिंग जब आप कर रहे हैं इसको, ठीक है, कंप्रेस कर रहे हैं सारे के सारे सैंड को, तो जितना भी वैक्यूम स्पेस है अंदर, जितना भी आपकी जो पेरिफेरी है, ठीक है, जो ये कौन सा है, ड्रैग. ठीक है, तो ड्रैग के अंदर जितना भी जो स्पेस है वो सारा का सारा किससे फिल हो जाना चाहिए,
आपका मोल्डिंग सैंड से हो जाना चाहिए। वो कब होगा? जब इसके अंदर फ्लो एबिलिटी प्रॉपर्टी होगी, जितना भी स्पेस होगा वो उसको ऑक्यूपाई कर लेगा, तो वो प्रॉपर्टी हमें चाहिए, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं फ्लो एबिलिटी। ड्यू टू दिस सैंड कैन ईजिली ऑक्यूपाई द स्पेस इन द मोल्डिंग बॉक्स। मोल्डिंग बॉक्स में जो भी स्पेस है उसको क्या करते हैं? ऑक्यूपाई कर लेगा। वो कितना भी स्पेस है यहाँ पे, कोई भी माइन्यूट से माइन्यूट, बिल्कुल इसको सॉलिडिफाई करना है, बिल्कुल फिल कर देना है कि कोई भी पार्टिकल्स की जगह नहीं बचनी चाहिए, ठीक है। बॉक्स टेक अप दिस साइड, दिस अलाउज द सैंड टू कंप्रेस टू कॉम्पैक्ट डेंसिटी। मतलब यहाँ पे इसको डेंसिटी को इंप्रूव कर रहे हैं, और जब आप ऊपर से प्रेशर लगा रहे हो, ठीक है, ऊपर से जब फोर्स लगा रहे हो तो ये सारे पार्टिकल्स क्या होंगे? डेंसिटी बढ़ जाएगी ना यहाँ पे कंप्रेस करने से, ठीक है। इट पैक अराउंड द पैटर्न। द सैंड शुड बी हाई फ्लोएबिलिटी सो इट कैन बी कॉम्पैक्टेड टू यूनिफॉर्म डेंसिटी, ठीक है, एंड टू ऑब्टेन अ गुड इंप्रेशन ऑन द पैटर्न ऑन द मोल्ड, ठीक है। अब जब इसको आप बाहर निकालोगे, पैटर्न को बाहर निकाला आपने, तो क्या बचेगा अंदर? ये जो शेप की आपने कैविटी बनाई थी वो बच गई, और ये पूरा का पूरा आपका क्या होगा? मोल्डिंग सैंड से ये सारा का सारा यहाँ से फिल रखा है। इसके बाद आप इसके अंदर मोल्टन मेटल पोर कर सकते हैं, इसके बाद इसमें आप मोल्टन मेटल पोर कर सकते हैं, ठीक है। यही बात समझ में क्लियर? आगे चलते हैं। द फ्लो एबिलिटी ऑफ अ सैंड कैन इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द क्ले एंड वाटर परसेंटेज इन द सैंड। मतलब अगर आप मॉइस्चर कंटेंट की परसेंटेज को इंक्रीज करते हैं तो फ्लो एबिलिटी हमारी क्या होती है? बढ़ जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट, पोरोसिटी एंड परमिबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है? पोरोसिटी और परमिएबिलिटी। अब पोरोसिटी क्या होता है? मतलब पोर्स, छोटे छोटे होल्स होते हैं हमारे, ठीक है। फिर एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल की हेल्प से करेंगे, थोड़ा इजी रहता है समझने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया? ये छोटे छोटे होल्स बन गए, ये सारे क्या है? सैंड पार्टिकल्स है, ठीक है। ये क्या है? सारे मोल्डिंग सैंड भी बोल सकते हो, ठीक है, मोल्ड सैंड भी बोल सकते हैं। क्लियर? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सैंड बाय विच अलाउ द गैसेज टू पास थ्रू इट ईजली। मतलब हमें हमारी जो सैंड है इसके अंदर से, जब आपने इसके अंदर मोल्टन मेटल डाला, जब आप इसमें मोल्टन मेटल पोर कर रहे हैं, मोल्टन मेटल जब आपने यहाँ पे पोर किया, तब क्या होगा? अब ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझना है, ठीक है। आपका कंसंट्रेशन कहीं पर भी मूव नहीं होना चाहिए, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब यहाँ पे मोल्टन मेटल जब आपने पोर किया, ठीक है, तो इसके सराउंडिंग में क्या है? इसके सराउंडिंग में क्या है? ये सैंड पार्टिकल्स है। जब ये हॉट मोल्टन मेटल है, ये क्या करेगा? अपनी हीट यहाँ ट्रांसफ़र करेगा। अब यहाँ पे जब हीट ट्रांसफ़र होगी तो सैंड के अंदर क्या है? ग्रीन सैंड है ना हमारी। ग्रीन सैंड में क्या होता है बताओ? कलर ग्रीन की बात नहीं कर रहा मैं कर रहा हूँ मॉइस्चर कंटेंट, जो परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर होती है उसके बिहाफ पे हम इसको बोलते हैं कि ये ग्रीन सैंड है। तो जब ये हीट प्रोवाइड करोगे और जहाँ पे जो लिक्विड है, मॉइस्चर है, वो क्या करेगा? इवेपोरेट करेगा, गैसेस बनेंगी। अगर ये गैसेस स्केप नहीं हो पाएंगी, एटमॉस्फेयर में बाहर नहीं निकल पाएंगी, तो क्या होगा? ट्रैप्ड हो जाएंगे अंदर। अगर ये गैसेस ट्रैप हो जाती हैं अंदर तो क्या होगा? तो हमारे ब्लो होल्स, पोरोसिटी, ये हमारे क्या डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे। तो अब क्या करते हैं? अगर आप एक चीज़ देखो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे ऐसे हैं, ये क्या किसी के पार्टिकल्स हमारे सैंड पार्टिकल्स हैं। ध्यान से देखना, बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे स्लो चलेंगे, बिकॉज इस कंसेप्ट को समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो सैंड पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में क्या गैप है? दिस इज़ गैप, वाइड गैप भी बोल सकते हो आपको, ये गैप है, ठीक है। ये जो गैप है, अब इसी गैप के अंदर से, इसी गैप में से हमारी क्या होता है? हमारी जो सैंड है, सैंड के जो गैसेस हैं वो यहीं इन्हीं गैप से हमारी पास होते हुए बाहर निकल जाती है, ठीक है। अगर ये गैप अगर बिल्कुल नहीं होगा तो क्या होगा? अगर ये गैप ही नहीं है हमारे इसमें, तो सैंड पार्टिकल्स में से जो मॉइस्चर निकलेगा, जो गैसेस इवॉल्व होंगी, वो बाहर नहीं जा पाएंगी, वो ट्रैप्ड हो जाएंगी, पहली चीज़, ठीक है। अब इसमें एक डायग्राम बनता है, ग्राफ बनता है, वो देखो आप। अगर दो कोऑर्डिनेट्स ले लें, यहाँ पे हम ले लेते हैं परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर, ठीक है, या आप वाटर भी बोल सकते हो। और ये हमारी क्या है? परमिएबिलिटी और फ्लो, ठीक है। जैसे जैसे हमारे परमिएबिलिटी, ठीक है, पोरोसिटी, अगर हमारे पोर्स बढ़ते हैं, अगर ये परसेंटेज ऑफ वाटर है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो ये ऐसे जाएगा। ये जो मैक्सिमम होगा हमारा, कि जब तक हमारे पार्टिकल्स का साइज़ एक साइज़ तक हमें क्या करना है? इंक्रीज़ करना है, ठीक है।
इंक्रीज़ करना है, ताकि हमारा जो अगर पार्टिकल्स का साइज़ इंक्रीज होगा तो उनके बीच का जो गैप है वो भी इंक्रीज़ करेगा और वहाँ से हमारी गैसेज ईजिली इवॉल्व होकर बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर बढ़ा रहे हैं हम, यहाँ पे 8% पे मैक्सिमम दिख रहा है अभी हमें। ठीक है, अब वो 8% पे मैक्सिमम क्यों है? बिकॉज जब अगर इन पार्टिकल्स को हम क्या देंगे, वाटर देंगे, मॉइस्चर देंगे, तो क्या करेगा, इसका वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। जब जैसे ये इंक्रीज करेगा, इसकी शेप इंक्रीज करेगी, तो इसके बीच का जो साइज़ है वो भी इंप्रूव करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने परसेंटेज को ज़्यादा इंप्रूव कर दिया, 10, 12, 14 तक चले गए, तब क्या होगा, इस गैप के अंदर जो वाटर रेजिस्टेंस था आपका वो क्या हो जाएगा, वाटर फिल हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे क्या वाटर फिल हो गया, अब फिर वो गैस को निकलने नहीं देगा बाहर। तो हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर टाइम तक ही हमने परमेबिलिटी को बढ़ाना है, एक मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाना है सैंड में, अदरवाइज वो क्या करेगा, वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तब भी हमारे लिए ख़राब है वो। क्लियर है? आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। सम गैसेज गेट डिजॉल्व इन मोल्टन मेटल, कुछ गैसेज क्या होती हैं, मोल्टन मेटल में डिजॉल्व होती हैं। व्हेन द दिस मोल्टन मेटल स्टार्ट्स टू सॉलिडिफाई, जब वो सॉलिडिफाई होता है, दीज डिजॉल्व गैसेज इवॉल्व आउट ऑफ द मोल्टन मेटल एंड ट्राई टू स्केप आउट ऑफ द मोल्डिंग सैंड। जो मैं बता रहा हूँ, जैसे वो सॉलिडिफाई होगा, अपनी जो हीट ट्रांसफर करेगा साइड में, तो यहाँ से वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, इफ़ द सैंड इज़ नॉट इनफ पोरस, अगर आपकी सैंड इनफ पोरस नहीं है, मतलब उसमें पोर्स नहीं है, तब क्या हो जाएगा, वो सैंड क्या करेगी, गैसेस को वो क्या करेगी, ट्रैप कर लेगी इनसाइड, ट्रैप कर लेगी इन द कास्टिंग एंड प्रोड्यूस होल्स एंड पोर्स। होल्स एंड पोर्स हमारे क्रिएट हो जाएंगे। ये हमारी क्या है, कास्टिंग डिफेक्ट्स हैं। कास्टिंग डिफेक्ट्स पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप लोग देख लेना। ठीक है, मोरोवर मोल्टन मेटल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मोस्ट सैंड, स्टीम, वाटर वेपर इज प्रोड्यूस। दिस स्टीम वाइपर्स ऑल्सो रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ होल्स। जो स्टीम अगर ज़्यादा, जो मैं आपको बता रहा था कि वाटर जब कंटेंट बढ़ जाएगा, ठीक है, तब क्या होगा, होल्स बनेंगे उसमें भी, एंड दे डू नॉट एबल टू स्केप आउट द मोल्ड। सो द कास्टिंग सैंड मस्ट हैव सफिशिएंट लेवल ऑफ पोरोसिटी, मतलब हमें एक लेवल तक उसकी पोरोसिटी चाहिए, एंड परमिबिलिटी टू एलिमिनेट द पोरोसिटी डिफेक्ट्स। ठीक है, क्लियर है ये बात समझ में आ गई सबको? वेरी गुड। ठीक है, अब आप साथ साथ नोट्स भी बनाते रहेंगे तो वेल एंड गुड है, बिकॉज जितनी ज़्यादा सेंसेस हमारी पढ़ते वक्त काम करेंगी, आप मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन को आप देख रहे हैं, ठीक है, और मैं आपकी अटेंशन बार बार स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ, तो ये सेंसेस हमारे काम कर रहे हैं। अगर आप लिखने वाला काम भी करेंगे ना, तो आपको दोबारा इस लेक्चर को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, ईजिली चीज़ें हो जाएंगी। तो जब भी आप मेरे लेक्चर्स को देखते हैं तो पेन पेपर लेके बैठें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, ठीक है, और बाद में उसको रिवाइज करें। क्लियर? चलो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट हमारी, कोलैप्सिबिलिटी। ये इंग्लिश वर्ड है, जैसे नाम से पता लगा कोलैप्सिबिलिटी का होगा, मतलब जब आप मोल्डिंग सैंड को उसको कोलैप्स कर देते हैं, ठीक है, जब आपको इसमें से सैंड पैटर्न को या कैविटी को, जो हमारा प्रोडक्ट है, उसको बाहर निकालना है, तो क्या करेंगे, जितने सैंड पार्टिकल्स थे सराउंडिंग में, इस मोल्ड को आप तोड़ोगे, तभी तो बाहर निकलेगा ये। ठीक है, तो अब इसके अंदर इतनी कोलैप्सिबिलिटी होनी चाहिए कि सैंड को आप इसको ब्रेक करके आप अपने पैटर्न को, अपने कास्टिंग प्रोडक्ट को आप बाहर निकाल सकें। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड टू कोलैप्स आफ्टर सॉलिडिफिकेशन, जब आपका ये प्रोडक्ट, जब आपकी कास्टिंग प्रोडक्ट आपका जब सॉलिडिफाई हो चुका है, ठीक है, मोल्टन मेटल कोल्ड होके बिल्कुल शेप ले चुका है, तब उसको आप बाहर निकालेंगे। सॉलिडिफाई द मोल्टन मेटल इज टू बी कोलैप्स्ड। ठीक है, आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मेटल द सैंड शुड गेट कोलैप्स्ड फॉर फ्री contraction of the metal. If free contraction of the metal will happen, then if eliminate naturally the tearing और क्रैकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग मेटल। ठीक है, अब सपोज करो कि ये तो हमारी मोल्डिंग सैंड थी जिसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो कोलैप्सिबिलिटी होती है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। अगर आपने इफ़ यू यूज़ सीमेंट, अगर आपने सीमेंट सॉल्यूशन के अंदर इसको डाल दिया, अब बाद में जब मोल्टन मेटल जब सॉलिडिफाई होगा, आप इसमें से निकाल सकते हैं? नो, आपको ये शेप इस फाइन तरीके से मिलेगी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि सीमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो कोलैप्सिबिलिटी वाली नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारी जो सैंड होती है, हम उसमें देखते हैं कि एक कोलैप्सिबिलिटी की जो परसेंटेज है वो हमें मिले, ताकि हम उस सैंड को दोबारा से यूज़ कर सकें। इस मोल्डिंग सैंड को रीयूज़ करेंगे हम। ठीक है, एंड इट कैन फर्दर यूज फॉर द नेक्स्ट कास्टिंग प्रोसेस अगेन एंड अगेन। दिस प्रॉपर्टी इज कोलैप्सिबिलिटी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ओके, अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है पढ़ने में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है? एडहेसिवनेस एंड कोहेसिवनेस। ठीक है,
अडहेसिवनेस और कोहेसिवनेस हमने केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा हुआ है। अडहेसिवनेस में क्या होता है, देखो हमारे सैंड के अंदर, अगर हम पर्टिकुलरली सैंड की बात करते हैं, ठीक है, मोल्डिंग सैंड की बात करते हैं, ठीक है, मोल्डिंग सैंड की बात करते हैं, मोल्ड सैंड और मोल्डिंग सैंड की बात करते हैं, तो उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो लिक्विड स्टेट है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, मॉइस्चर है, और हमारे क्या है, मोलासिस है, प्लस हमारे क्या है, सैंड पार्टिकल्स, दैट इज सॉलिड पार्टिकल्स। इसमें हमारे एडिटिव्स आ गए, बाइंडर्स आ गए, ठीक है, ये सब चीज़ें आएंगी। तो मतलब सॉलिड और लिक्विड दोनों चीज़ें। अब जब भी सॉलिड प्लस लिक्विड प्लस सॉलिड दोनों कंबाइंड करेंगे तो उसमें अब बोलते हैं हम एडहेसिवनेस, ठीक है। और इसको एडहेसिवनेस को, और जो हमने अभी तक पढ़ा, हमने ये पढ़ा है कि सेम पार्टिकल्स, अगर डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स को आप अटैच कर रहे हो, और वो जो प्रॉपर्टी, अगर वो दो मटेरियल, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल अगर दोनों डिफरेंट हैं और वो अटैच हो रहे हैं एक दूसरे से, तो वो एडहेसिव प्रॉपर्टी है। और पार्टिकल सेम है, मतलब लिक्विड है, या सॉलिड प्लस सॉलिड है, सॉलिड है, या होमोजीनियस है, मतलब एक ही उसके पार्टिकल्स हैं सेम कैटेगरी के, तो उसको बोलते हैं कोहेसिवनेस। मतलब सेम पार्टिकल्स के बीच में अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है तो हमारा क्या है, कोहेसिवनेस। और डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में हमारा अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है तो उसको हम बोलेंगे एडहेसिवनेस। डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में अगर बन रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एडहेसिवनेस। और सेम पार्टिकल्स हैं तो क्या बोलेंगे, कोहेसिवनेस। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है सबको? वेरी गुड। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा है हमने, ठीक है, और भी पहले भी दूसरी क्लासेज में पढ़ चुके हैं, ठीक है। बीटेक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके फर्स्ट सेमेस्टर में जो केमिस्ट्री का जो चैप्टर है उसके अंदर भी इस प्रॉपर्टी को बताया हुआ है, ठीक है। तो अब थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं कि क्या होता है। द एबिलिटी ऑफ अ सैंड पार्टिकल्स टू गेट स्टिक विद अनदर बॉडी इज कॉल्ड एडहेसिवनेस, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, ठीक है, ये देखेंगे भी। द सैंड शुड हैव सफिशिएंट एडहेसिवनेस so that it can easily get clinked to the side of a molding box and does not fall out of the box when it is removed, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ जो मैंने नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मुझे एक डायग्राम बनाना है। ये चीज़ देखो, ये मोल्डिंग बॉक्स था मेरे पास, ये आपका पैटर्न है, इससे आपने वो बना दिया, कैविटी बना दी है, ठीक है। अब जब मैं इसको इन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, कई बार क्या करते हैं हम इन्वर्ट करते हैं कोप एंड ड्रैग को, ठीक है, ताकि हम क्या करें, उसको शिफ्ट कर सकें। तब ये अगर आप इसके बाहर निकालेंगे ना तो भी आपको ये चीज़ मिलेगी, बिकॉज क्या है, सारे के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए इसने ये शेप अटेंड की है, ठीक है। एक और कॉमन सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं। अगर आपने ये सैंड पार्टिकल्स इस ग्लास के अंदर सैंड पार्टिकल्स रख दिए, ठीक है, ये सैंड पार्टिकल्स है सारे के सारे, आपने ऊपर से कंप्रेस किया इसको, उसके बाद आपने ग्लास को इन्वर्टेड कर दिया, ठीक है, रिवर्स कर दिया पूरा, ठीक है। तो दो केस हो सकते हैं, या तो ये सारी की सारी सैंड यहाँ पे ऐसे गिर जाएगी, या फिर एक ये केस बन सकता है कि यहाँ से सारी की सारी सैंड आएगी और वो इस शेप के अंदर आ जाएगी। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये एडहेसिवनेस की वजह से है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पार्टिकल्स इसकी बॉडी से अटैच होके कंप्रेस होके वो शेप को अटेंड ही नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पे कर पाए। दूसरी चीज़, सेम केस के अंदर क्या, कोहेसिवनेस प्रॉपर्टी को भी इसी डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि जब पार्टिकल्स एक दूसरे से साथ में बॉन्डिंग नहीं कर पाए, इसलिए वो क्या अलग अलग हो गए। मतलब जैसे डेजर्ट है, ठीक है, रेगिस्तान की जो सैंड होती है उसमें मॉइस्चर वगैरह नहीं होता, तो सारे पार्टिकल अलग अलग होते हैं, लेकिन इसी सैंड के अंदर अगर आप कोहेसिवनेस प्रॉपर्टी डाल दें, थोड़ा मॉइस्चर डाल दें, तब इस निकालोगे तो आपको यही शेप निकलेगी, ठीक है। जैसे हमने बचपन के अंदर बहुत सारे क्ले से, कटोरी से, ग्लास से, या प्लेट से, या मग से कोई शेप्स बनाई हैं, ठीक है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी होती है। क्लियर है? अब यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ हमारी कितने टाइप की होती हैं, एक होती है हमारी ग्रीन स्ट्रेंथ, एक होती है ड्राई स्ट्रेंथ, ठीक है। The strength of a sand depends upon the cohesive the sand particles are. The sand should have sufficient strength so that it can easily capable to retain its shape. मतलब उसमें इतनी शेप होनी चाहिए, इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि जिस शेप में हमने उसको डाला है और जैसे उसको बाहर निकाल दें तो वो शेप हमें यहाँ पे मिल रही है, ये मिल रही है यहाँ पे,
ठीक है। तो इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए हमारी किसके अंदर, सैंड के अंदर। क्लियर। टर्निंग एंड क्लोजिंग एंड पोरिंग, मतलब अगर उसको हम टर्न कर रहे हैं, क्लोजिंग कर रहे हैं, पोर कर रहे हैं, तो वो विद स्टैंड करे जिस शेप में हमने उसको कंप्रेस करके बनाया है। क्लियर। ग्रीन स्ट्रेंथ क्या होता है, द स्ट्रेंथ ऑफ अ सैंड पोजेस्ड बाय इट इन अ ग्रीन और मॉइस्ट स्टेट इज कॉल्ड ग्रीन। अब मैंने आपको बताया था कि सिर्फ वो कलर की वजह से ग्रीन ही है, मॉइस्चर जो स्टेट है उसकी, उसके लिए इसको हम ग्रीन बोलते हैं। ठीक है। ग्रीन सैंड क्या होता है, कितना उसमें मॉइस्चर होता है, क्या कंटेंट होता है, उसके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टिकल्स होते हैं, वो सब हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। जिसको नहीं पता या इसको रिवाइज करना है तो वो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देख लेना, कास्टिंग सैंड्स के अंदर। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग सैंड में आपको दिख जाएंगी। ठीक है। द मोल्ड विद एडुकेट ग्रीन स्ट्रेंथ रिटेन इट्स शेप एंड डू नॉट कोलैप्स इवन व्हेन द पैटर्न इज रिमूव्ड। ठीक है। जब आपने इसमें से पैटर्न निकाल लिया, ये पैटर्न था आपका, यहाँ पे आपने सैंड पार्टिकल सारे डाल दिए। ठीक है। अब क्या किया हमने, इस पैटर्न को निकाल दिया, आपने क्या किया, इस पैटर्न को रिमूव कर दिया, लेकिन फिर भी क्या होगा, वो शेप आपको वहीं पे मिलेगी, वो शेप आप रिटेन कर पाएंगे, शेप आपको वैसी की वैसी मिलेगी। ठीक है। पैटर्न निकालने के बाद भी, तो वो किस लिए, हमारी ग्रीन स्ट्रेंथ की वजह से। ड्राई स्ट्रेंथ क्या था, द स्ट्रेंथ पोजेस्ड बाय द सैंड इन ड्राई और बेक्ड स्टेट इज कॉल्ड ड्राई स्ट्रेंथ। ठीक है। इनफ ड्राई स्ट्रेंथ अलाउज द सैंड टू विदस्टैंड इरोसिव फोर्स ड्यू टू मोल्टन मेटल हैव्स टू रिटेन इट्स शेप। अब क्या होता है, एक चीज समझने की कोशिश करना, ये रब कर रहा हूं मैं, ठीक है, सारा का सारा। ठीक है। अब एक कोशिश करना समझने की, देखो क्लियर। ठीक है। द स्ट्रेंथ पोजेस बाय एंड ड्राई सैंड बेक इरोसिव फोर्सेस एंड मोटर मेटल हेल्प टू रिटेन शेप। ठीक है। अब क्या करते हैं, अब ये इस शेप को हम बेक करते हैं। ठीक है। ड्राई स्ट्रेंथ में क्या होगा, यहाँ पर क्या करते हैं, जो ग्रीन सैंड थी उससे कम मॉइस्चर कंटेंट होता है, प्लस इसको हम हीटअप करते हैं तो इसको हार्ड बना देते हैं। जब मोल्टन मेटल इसके अंदर आएगा तो ये जो बेक की हुई जो सैंड है वो इतनी ड्राई, जो सैंड है हमारी ड्राई सैंड जो है वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी है जो इतने हाई टेम्परेचर को बियर कर सके, और आपकी इसकी जो कास्टिंग की जो कैविटी की जो वॉल्स है ना वो ब्रेक नहीं होंगी, तो उस स्ट्रेंथ को बोलते हैं हम ड्राई स्ट्रेंथ। ठीक है। और इसके जो पार्टिकल्स जब ये इसमें जाएंगे तो सैंड पार्टिकल जो है, इसकी जो पेरिफेरी के जो पार्टिकल्स है, सैंड के पार्टिकल्स है ना सारे सराउंडिंग में, वो इसमें मिक्स नहीं होंगे, इसके साथ वो फ्लो नहीं करेंगे जब वो लिक्विड स्टेट के अंदर आएगा तो सारा मोल्टन मेटल। ठीक है। उसको बोलते हैं हम ड्राई स्ट्रेंथ। ठीक है। एक चीज़ और नोट करना आप लोग यहाँ पे कि हमारे पास कौन कौन सी स्ट्रेंथ, ग्रीन सैंड, ठीक है, ड्राई सैंड एंड हॉट सैंड। जब हम ग्रीन सैंड को 110 डिग्री सेल्सियस उसके अराउंड जब हीटअप करते हैं तब वो ग्रीन सैंड से ड्राई सैंड बन जाती है। जब ड्राई सैंड को हम फर्दर 220 डिग्री सेल्सियस और उसके अराउंड ऑलमोस्ट टेम्परेचर के अराउंड जब हम हीट करते हैं तब वो हमारी हॉट सैंड बन जाती है। ठीक है। ये हॉट सैंड क्या है, इससे भी ज़्यादा ड्राई होती है, ड्राई सैंड से भी, और वो ज़्यादा टेम्परेचर करेगी। बट हम ये जो सिलेक्शन है ग्रीन सैंड, ड्राई सैंड, हॉट सैंड, ये डिपेंड करता है कि किस मेटल के साथ में हम डील कर रहे हैं और हमें बनाना क्या है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्शन करते हैं विच टाइप ऑफ स्टैंड वी चूज़। ठीक है। और स्ट्रेंथ हम करें, ठीक है, कौन सी स्ट्रेंथ लें हम। ठीक है। ग्रीन सैंड स्ट्रेंथ और ड्राई सैंड स्ट्रेंथ और हॉट सैंड स्ट्रेंथ। क्लियर है। टेम्परेचर का डिफरेंस है 110 डिग्री पे किया हमने, फर्दर ड्राई सैंड स्ट्रेंथ को हमने 220 डिग्री सेल्सियस पे किया, उसके बाद हमारा हॉट सैंड स्ट्रेंथ बन जाएगा। क्लियर है। आगे चलें। गुड। नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रिफ्रैक्टिवनेस। अब इस ये होता है क्या बेसिकली, ये देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ मोल्डिंग सैंड टू विदस्टैंड विद हाई टेम्परेचर, विदस्टैंड टू हाई टेम्परेचर मतलब जो हाईवी टेम्परेचर के अगेंस्ट खड़ी रहे, टू द मोल्टन मेटल विदाउट फ्यूजिंग इट इन कॉल्ड रिफ्रैक्टिवनेस। क्लियर। मतलब आपने मोल्डिंग बॉक्स के अंदर जब आपने कैविटी बनाई, ठीक है, अब यहाँ पे आपके सैंड पार्टिकल्स हैं सारे के सारे, यहाँ सारे के सारे सैंड पार्टिकल्स हैं। अब जैसे ही मोल्टन मेटल यहाँ पे आएगा भाई, अब ये क्या करेगा, इस सराउंडिंग को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि हैवी टेम्परेचर के अगेंस्ट भी
ये क्या रहेगी, अपनी शेप को चेंज ना करे, और जो शेप हमारी प्रोडक्ट की ने हमने बनाई है, ठीक है, वो हमें मिली है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिवनेस। ठीक है, द मोल्डिंग सैंड मस्ट हैव इनफ रिफ्लेक्टिवनेस प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ऑफ कास्टिंग फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। अगर ये सैंड ब्रेक हो जाती है तो क्या होगा, डिफेक्ट्स हमारी क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, द सैंड विद लेस रिफ्लेक्टिवनेस मेल्ट्स एंड फ्यूज इन द कास्टिंग एंड स्पॉइल द क्वालिटी ऑफ द कास्ट। अगर ये टूट जाती है तो हमारी क्वालिटी ऑफ हमारी जो कास्टिंग है वो खराब हो जाएगी, क्वालिटी उसकी। ठीक है, रिफ्लेक्टिवनेस इज मेजर ऑफ द सेंटर पॉइंट ऑफ द सैंड, नॉट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एबिलिटी ऑफ अ सिलिका सैंड टू विदस्टैंड हाई हीट, इसमें जो सिलिका सैंड होती है हमारी, ठीक है, without breaking down or fuse, the sand with poor effectiveness may burn out at high temperature। अगर ये इसमें जो रिफ्लेक्टिवनेस की प्रॉपर्टी अगर हमारी कम होती है, अगर ये हमारी कम होगी, लेस होगी, तब क्या होगा, जैसे ही मोल्टर मेटल इसके अंदर आएगा, ये सराउंडिंग को जो सैंड है हमारी हैवी टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाएगी, ये भी बर्न कर जाएगी और ऐश में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और फिर कहीं से भी जहाँ पे भी उसको गैप मिलेगा, हमारा मोल्टर मेटल फ्लो करते हुए वहीं आ जाएगा और वो कोई ना कोई डिफेक्ट्स हमारा क्रिएट कर देगा, चाहे वो आपका पिन होल हो, चाहे वो आपका हॉट टीएस हो, चाहे वो स्वेल हो या बक्कल हो, कोई भी डिफेक्ट हो वो क्रिएट कर देगा। ठीक है, द फ्यूजन पॉइंट ऑफ मोल्डिंग सैंड कैन बी इंक्रीज बाय रिमूविंग इम्प्योरिटीज पर्टिकुलरली मेटेलिक ऑक्साइड्स। ठीक है, अब इसको हम बहुत ही ज़्यादा फाइन बनाते हैं, ठीक है, ताकि इसमें कोई भी ज़्यादा अनवांटेड पार्टिकल्स ना आए, बिकॉज वो जो अनवांटेड पार्टिकल होगा वो हैवी टेम्परेचर पे विदस्टैंड नहीं करेगा और वहीं से उसको रास्ता मिल जाएगा मोल्टर मेटल को कास्टिंग को ब्रेक करके अंदर जाने के लिए। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिवनेस हमारी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है, ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। इट रेफर टू द कंडीशन ऑफ एक्वायरिंग प्री डिटरमाइंड शेप अंडर प्रेशर एंड टू रिटेन इट व्हेन द प्रेशर इज रिमूव्ड। मतलब आपने किसी चीज़ पे प्रेशर लगाया और वो उसमें इस शेप में रहे। अब यहाँ पे मैं सेम वही एग्जांपल देता हूँ आपको, ग्लास वाला। ग्लास में पार्टिकल्स थे हमारे, ठीक है, मोल्डिंग सैंड से भी समझा सकता हूँ इसको, आप वैसे भी समझ लेना। कंप्रेस किया आप लोगों ने, ठीक है, फिर इसको हमने इन्वर्ट कर दिया, तो क्या बनेगा हमारा, कैसे बनेगा, सेम पार्टिकल्स का हमारा ग्लास बन जाएगा। ये सैंड पार्टिकल्स हैं सारे, ठीक है। अब ये ग्लास हमारा अलग से है। तो अब हैवी प्रेशर पे जब हमने ये प्रेशर, ये जो फोर्स हमने लगाई थी, जो ऊपर से जो प्रेशर लगा के हमने इसको कंप्रेस किया था, इसको हमने रिमूव कर दिया, यहाँ पे नहीं है, बट उसके बाद भी क्या किया, इसने वही शेप को अटेंड कर लिया जो हमने शेप यहाँ पे जनरेट की थी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है, जब हमने फोर्स लगाई, कंप्रेशन लगाया, उसके बाद जो उसमें जो कन्वर्जन आया, उसकी शेप के अंदर जो चेंजेस आए, उस शेप को उसने रिटेन किया, उस शेप में वो रही है ऑब्जेक्ट, वो सैंड उसी शेप के अंदर है। जब हमने फोर्स हटा दी, अब हमने फोर्स हटा दी यहाँ पे, फिर भी वो उसी शेप के अंदर है, फिर भी वो उसी शेप के अंदर है। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम प्लास्टिसिटी। इन ऑर्डर टू हैव अ गुड इंप्रेशन ऑफ द पैटर्न इन द मोल्ड, मोल्डिंग सैंड मस्ट हैव गुड प्लास्टिसिटी। ठीक है, अगर हमें इस शेप को अच्छा बनाना है तो मोल्डिंग सैंड की जो गुड प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी ज़्यादा होनी चाहिए। जनरली फाइन ग्रेन सैंड हैव बेटर प्लास्टिसिटी। जितने फाइन ग्रेन्स होंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, मोल्डिंग सैंड को हम छानते भी हैं पहले, ताकि उसमें कोई डस्ट पार्टिकल या कोई अनवांटेड पार्टिकल्स या उसके जो ग्रेन्स का साइज है वो डिफर ना करे, फाइन पार्टिकल्स हैं। इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेंट ऑफ क्ले विच अब्जॉर्ब्स मॉइस्चर व्हेन द सैंड इज डैम्प्ड। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, बाइंडिंग की। बाइंडर अलाउ सैंड टू फ्लो टू टेक अ पैटर्न शेप। मतलब बाइंडर क्या करते हैं, हमारे प्रॉपर्टी देते हैं सैंड को कि जो शेप हमारे पैटर्न की है उसी शेप के अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडजस्ट कर ले। ठीक है, इट मस्ट नॉट सो स्ट्रॉन्ग दैट ब्रेक आउट पिकअप्स डिफिकल्ट। और उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी भी नहीं होनी चाहिए, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होना चाहिए कि जब हम पैटर्न को बाहर निकाल दें तो वो ब्रेक हो जाए। ठीक है, नॉट शुड बी सो वीक, और इतनी सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए कि जैसे हमने उसको बाहर निकाला उसकी शेप ही चेंज हो गई। ठीक है, सरफेस स्किन ऑफ द कास्टिंग ब्रेक। ठीक है, जो स्किन है, इसकी बात करें, जो स्किन है यहाँ पे वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, जो शेप की जो पेरिफेरी है वो बिल्कुल एग्जैक्ट बनी रहे हमारी। ठीक है, नेक्स्ट ड्यूरेबिलिटी क्या होता है भाई, द मोल्डिंग सैंड शुड पोजेस द कैपेसिटी टू विदस्टैंड रिपीटेड साइकिल्स ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ड्यूरिंग कास्टिंग प्रोसेस। ठीक है, वो कभी प्लस हो रहा है कभी माइनस हो रहा है, मतलब कभी हीटिंग प्रोसेस हो रहा है कभी हमारा कूलिंग हो रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स ये साइकिल हमारी रिपीट रहती है। मोल्डिंग सैंड शुड बी केमिकली इम्यून टू मोल्टन मेटल, शुड बी रीयूजेबल होना चाहिए, एंड इट शुड ईजिली टू प्रिपेयर एंड कंट्रोल। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी।
ठीक है। फाइनेस क्या होता है? फाइनेस सैंड मोइस्ट मोल्ड्स रेजिस्ट मेटल पेनिट्रेशन। मेटल पेनिट्रेशन क्या होता है? पेनिट्रेशन एक हमारा कास्टिंग डिफेक्ट्स होता है, मैंने बताया था आपको, ठीक है ऑलरेडी। प्रोड्यूस स्मूथ कास्टिंग सरफेस। फाइनेस एंड परमिएबिलिटी आर इन conflict with each other and hence they must be balanced for optimum result। मतलब फाइननेस कितनी रखनी है उसमें और परमिएबिलिटी कितनी हो, दोनों को हमें एक क्या नाम है, एक बैलेंस्ड फॉर्म के अंदर रखना पड़ेगा, तभी हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। बेंच लाइफ क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मोल्डिंग सैंड टू रिटेन इट्स प्रॉपर्टी ड्यूरिंग स्टोरेज। मतलब जब आप मोल्डिंग सैंड, सपोज आपने एक टास्क पूरा कर दिया, ठीक है, आपने कास्टिंग वगैरह पूरी कर दी, अब सेकंड कास्ट करने में आपको 5 डेज़ के बाद करना है या 1 वीक के बाद करना है या 2 दिन के बाद करना है, तो आप क्या करेंगे, उस कास्टिंग जो सैंड थी हमारी, मोल्डिंग जो सैंड थी, उसको क्या करोगे, स्टोर करोगे। अब जैसे जैसे टाइम पास होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ डिग्रेड हो या ना हो, या कितनी डिग्रेड होंगी, ठीक है। अगर हम खाना भी अगर फ्रिज में रखते हैं तो 1 दिन रखते हैं, ठीक है, 2 या 3 या 5 10 दिन के बाद खाओगे तो ख़राब हो जाएगा, वो वहाँ पे भी स्पॉइल हो जाएगा ना। तो यही है कि बेंच लाइफ, हमारी जो मोल्डिंग सैंड है उसकी बेंच लाइफ कितनी है, उसकी लाइफ कितनी है। बिसाइड दीज स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज द मोल्डिंग मटेरियल शुड बी चीप, रीयूजेबल, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ड्यूरेबिलिटी एंड शो हैव गुड थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी उसमें रहनी चाहिए ड्यूरिंग स्टोरेज, उसको रिटेन करके रखे वो, ठीक है। और कितने परसेंटेज तक रखेगा वो रिटेन करके, ये भी एक मैटर करता है, क्योंकि आप अभी तो 100% है, 5 डेज़ के बाद वो शायद 80% बचे, उसके बाद शायद और मतलब डिग्रेडेशन का भी होता है ना पीरियड, कि कितना चीज़ जल्दी वो डिग्रेडेबल हो रही है, तो उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो वो होती है हमारी बेंच लाइफ, ठीक है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, हमने आज पढ़ा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोल्डिंग सैंड, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। जिसने शेयर नहीं किया है प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। मे बी आपको सब कुछ आता है, आप ठीक है, आप कॉपअप कर रहे हैं, बट कोई आपका फ्रेंड है जो डिप्लोमा कर रहा है, बीटेक कर रहा है या कुछ आईटीआई कर रहा है, उसको उसकी ज़रूरत होगी, तो प्लीज़ वहाँ तक ये वीडियो को पहुँचाइए, उसकी हेल्प कीजिए, ठीक है। एक दूसरे की हेल्प करोगे तभी आप ग्रो कर पाओगे, ठीक है। और लर्निंग ऐसा प्रोसेस है कि इसमें आपको अब दूसरे की हेल्प करनी ही पड़ेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।